आदत हो चुकी है तेरी। फाइनली रात के वक्त उसे असीम अपनी कार से बाहर निकलता हुआ नजर आया। ख्याति ने दौड़कर उसका पीछा किया, लेकिन असीम तेज कदमों से चलते हुए लोहे के बड़े से गेट के अंदर चला गया। ख्याति उसे पुकारते हुए पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन रुकना तो दूर, उसने ख्याति की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। धड़ाम की आवाज के साथ गेट पूरी तरह बंद हो गया। ख्याति खुद को रोक नहीं सकी और उसका सिर जोर से गेट से टकरा गया। उसकी बॉडी एक पल के लिए पीछे की तरफ झुक गई और फिर वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी एल्बो में चोट लग गई और खून बहने लगा, लेकिन ख्याति ने अपना सारा दर्द इग्नोर कर दिया और जोर जोर से पुकारती रही, असीम प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज असीम मेरी हेल्प करो प्लीज। अगले ही पल गेट फिर से खुला और असीम बाहर आकर चिल्लाते हुए बोला, दिन भर से तुम पार्किंग में बैठी हो और अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। अगर तुम मरना चाहती हो तो कहीं और जाकर मरो। मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था। अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो। ख्याति असीम की आवाज में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ साफ फील कर सकती थी। ख्याति ने अपने हाथ की चोट से बहते हुए खून की जरा सी भी फिक्र नहीं की और कुछ कदम आगे बढ़कर असीम की शर्ट की स्लीव को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी उम्मीद के आखिरी तिनके को पकड़ रही हो। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, असीम प्लीज मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि। इससे पहले कि ख्याति की बात पूरी हो पाती, असीम ने उसका हाथ झटक दिया और उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, ख्याति हम दोनों पहले ही अलग हो चुके हैं। मुझे अब तुमसे और तुम्हारी माँ से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरे आसपास घूमना बंद कर दो, वरना मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। हम दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ख्याति पैनिक हो गई। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि 15 दिनों के अंदर ही असीम ने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली और उससे शादी करने के दावे करने लगा। ख्याति ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम दोनों कब से साथ हो? अभी 15 दिन भी नहीं हुए जब असीम ने उसके साथ रिश्ता तोड़ा था। असीम फ्रस्ट्रेट होकर बोला, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरे आसपास आने की कोशिश मत करना। आसमान में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी थी। असीम की बात सुनकर ख्याति का मुरझाया हुआ चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे, जो बारिश की बूंदों के साथ मिलकर कहीं खो गए थे। 1 महीने पहले की बात है। यही असीम जो उसे इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, उसके कदमों में बिछने को तैयार हुआ करता था। अब जब उसकी कंपनी और फैमिली बर्बाद हो गई, तो इस शख्स ने जो उससे मौत तक रिश्ता निभाने के वादे करता था, कस्में खाता था, उसने एक झटके में उसे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। अगर पहले की बात होती तो ख्याति ऐसे शख्स की तरफ पलटकर देखती भी नहीं, लेकिन अब वो हाई सोसाइटी की रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। अब वो सिर्फ एक बर्बाद, बेघर और मजबूर लड़की थी जिसे अपने सामने खड़े शख्स के अलावा और किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, असीम मुझे मॉम की सर्जरी के लिए 30 लाख रुपयों की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करो। 30 लाख कहते हुए असीम जोर से हंसा, जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। उसने ऊपर से नीचे तक ख्याति को देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या मेरे सामने ये वही ख्याति मेहता नहीं जो लाखों रुपए की अपने दोस्तों को पार्टी दे दिया करती थी? वो आज मेरे सामने सिर झुकाकर 30 लाख मांग रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? असीम हंसते हुए फिर बोला, 30 लाख की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें 30 रुपए भी नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो और दोबारा कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। ख्याति को अपने आप से घिन आ रही थी। क्या यही वो शख्स था जिसके साथ वो शादी करके अपनी जिंदगी गुजारने वाली था? आखिरकार उसे समझ में आ गया था कि असीम सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे और प्रॉपर्टी के लिए उसके आगे पीछे घूमता था। वो कितनी अंधी थी जो उसके बिहेवियर को प्यार समझती थी। उसे पहले ये सब क्यों दिखाई नहीं दिया? असीम ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगा। दरवाजे की आवाज से ख्याति अपने ख्यालों से बाहर आई और वापस एक बार फिर उसे रोकते हुए बोली, असीम प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हारे सिवा मैं कहाँ जाऊँ? तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज असीम। ख्याति ने एक बार फिर असीम का हाथ पकड़ लिया, लेकिन असीम ने उसे जोरदार झटका देकर उससे दूर धकेल
धकेला और गुस्से में चीखते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ तो समझ लो कि तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। तुम मुझे जितना परेशान करोगी मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतनी ही नफरत बढ़ती जाएगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी मजबूरियों का रोना कहीं और जाकर रो। इतना कहकर वो जल्दी से अंदर चला गया। गेट पर खड़े वॉचमैन ने जमीन पर पड़ी हुई मासूम बेबस लड़की को देखा। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि देखने वाले का दिल दर्द से तड़प उठे, लेकिन बूढ़ा वॉचमैन उसकी जरा सी भी हेल्प नहीं कर सकता था। वो ख्याति के करीब आया और उसे समझाते हुए बोला, बेटा यहाँ से चली जाओ, अब सर वापस नीचे नहीं आएंगे। ख्याति के पास ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहाँ वो जा सकती थी। उसने पिछले 1 महीने में अपनी सारी रातें हॉस्पिटल के बेंच पर बैठकर गुजारी थी। उसके पास जो कुछ था उसने सब बेच दिया था, लेकिन अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई थी। कुछ देर बाद असीम के बंगले की लाइट्स पूरी तरह से ऑफ हो गईं। ख्याति को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया में भी अंधेरा छा गया हो। उसने अपनी पूरी ताकत खो दी थी। आसमान से बरसने वाली बूंदें उसे फील ही नहीं हो रही थी। ना तो उसे ठंड लग रही थी और ना ही गर्मी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के साथ साथ उसका जिस्म भी पत्थर का हो गया हो, जिस पर अब किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद उसने अपने बगल में भौंकने की आवाज सुनी। ख्याति धीरे धीरे अपने होश में लौट आई और उसने अपनी पलकें झपका कर अपने करीब देखा। सड़क पर घूमने वाला एक आवारा कुत्ता उसके पैरों को चाट रहा था। उसने कुत्ते को अपनी गोद में उठाया और धीरे से बड़बड़ाई, क्या तुम भी मेरी तरह बेघर हो? क्या तुम्हें भी इस बेरहम दुनिया ने ठुकरा दिया? छोटा सा कुत्ता कूं कूं करके रोने लगा और ख्याति के गालों को चाटने लगा। ख्याति के होठों पर दर्द भरी स्माइल आ गई। उसने कुत्ते को सहलाया और बोली, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था वो कुत्ते को समझा रही थी या अपने आप को। कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस में बैठा सर्वोच्च विंडो ग्लास से सड़क की दूसरी तरफ बारिश में भीगती हुई लड़की को देख रहा था। मेहता इंडस्ट्री के मालिक निर्माण मेहता की इकलौती बेटी लावारिस की तरह सड़क पर बैठी बैठी भीगते हुए इस वक्त कितनी मजबूर लग रही थी। सर्वोच्च के फेस पर कोई इमोशन नहीं थे और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके कार के बैकरेस्ट से अपना सिर टिका लिया और धीरे से बड़बड़ाया, तुम कहीं भी जाओ, हर रास्ता तुम्हें सिर्फ मुझ तक पहुंचाएगा। सर्वोच्च एक्सप्रेशन लेस होकर ख्याति को देख रहा था। ख्याति उठकर खड़ी हो गई और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गई। बारिश बहुत तेज थी और वो भीगती हुई चली जा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके कदम उसे कहाँ ले जा रहे हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक झटके में उसकी जिंदगी इतनी बदतर हो जाएगी। उसे हमेशा लगता था कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन वो परिस्थितियों के इस तूफान के सामने टिक नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि अभी इसी वक्त वो इस बारिश में भीगकर ठंड से मर जाए, क्योंकि वो अपनी माँ को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। प्रतीक ने ख्याति को देखा और सर्वोच्च से पूछा, सर क्या हमें मिस मेहता को कार में बैठाना चाहिए? नहीं, वापस मेंशन चलो। प्रतीक कंफ्यूज हो गया। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या वो लोग यहाँ सिर्फ मिस मेहता का तमाशा देखने आए थे?